Hello friends, this is Tina Malik. Welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने सीटेड एंड यूपीटेड की एक्सपर्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड ऑलमोस्ट टू मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, असेसमेंट, सीसीई, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। एंड साइड बाय साइड हम बेस्ट एमसीक्यूज की क्लास भी ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्लास मैंने ले ली थी जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो चांसेस है एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो आज भी हम क्लास सेकंड करेंगे। बेस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एंड आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंसीडर्ड एज। तो देखो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है ना, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको असेसमेंट एंड सीसीई टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियसली मैंने वही टॉपिक करवाया हुआ है। उससे पहले जो इंटेलिजेंस टॉपिक कराया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे एंड आज हम करेंगे असेसमेंट एंड सीसीई टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्लस साथ में चलेंगे क्वेश्चंस। ओके, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंसीडर्ड एज। तो ये जो असेसमेंट वाला टॉपिक अगर आपने देखा होगा ना, तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ईच एंड एवरी सब पॉइंट्स को मैंने एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है, डिटेल में समझाया है। तो अगर वो सेशन भी नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो, क्योंकि है ना, जो भी टीचिंग एग्जाम हो ना, सभी टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीई जो टॉपिक है, असेसमेंट का टॉपिक है, इंटेलिजेंस का टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या माना जाता है? असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट टू लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपने वो असेसमेंट का टॉपिक देखा होगा ना, तो उसमें मैंने समझा रखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या कहा जाता है। नाम से ही मैंने बताया था, फॉर्मेटिव, नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ओके, तो इजीली आप आंसर तक पहुंच जाओगे अगर आपने वो सेशन देखा हुआ होगा तो। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है वो बताना है। अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम तक मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। तो देखो ऑप्शन सी तो कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। असेसमेंट टू लर्निंग जैसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने नाम में ही बताया था, इसका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देख लो, अब समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को कह दिया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, अब इसके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये साथ में चलता रहता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही ये फॉर्मेटिव असेसमेंट साथ साथ में चलता रहता है। इसका वेटेज, कितना वेटेज कैरी करता है? ये कैरी करता है 40% वेटेज फॉर एग्रीगेट। ओके, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम भी कह दिया जाता है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग भी कह दिया जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसमें ना टीचर साथ साथ में डायग्नोस भी कर रहा है बच्चे को एंड उसको रेमेडी भी प्रोवाइड कर रहा है। डायग्नोस इसलिए कर रहे हैं ताकि जो उनके लर्निंग गैप्स हो ना, वो फुलफिल कर सकें, वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, जो भी उनमें डिफिकल्टीज आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती है, उनको हैंडल करना, उनको समझना, पहले उनको डायग्नोस करेंगे, फिर उसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। ओके, मीन्स रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम कह दिया जाता है, हमेशा याद रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट को डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं, निदान और उपचारात्मक। ओके, और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक मिलता है।
ओके, स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रदान करता है, ये फीडबैक भी मिलता है इसमें साथ में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, ये अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, आपको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, टेक्स प्लेस आफ्टर लर्निंग, टेक्स प्लेस पीरियोडिकली, या नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? रचनात्मक आकलन डैश है, क्या होगा? निरंतर और जारी यानी ऑनगोइंग प्रक्रिया है, सीखने के बाद होता है, समय समय पर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अभी जस्ट मैं कहकर हटी हूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक निरंतर चलने वाला एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बी अ, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हो सकता है? प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, या दोनों ही है? प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों है, या फिर या तो प्री टेस्ट है या पोस्ट टेस्ट है, दोनों में से एक है। तो क्या ऑप्शन होगा? ठीक है, रचनात्मक आकलन क्या हो सकता है? पूर्व परीक्षण है, पश्चात परीक्षण है, या दोनों है, या केवल ए एंड बी, कौन सा हो सकता है? तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट दोनों है, प्री टेस्ट भी माना जाता है, पोस्ट टेस्ट भी माना जाता है। कैसे? तो देखो, ये बिफोर द लेसन भी होता है, ड्यूरिंग द लेसन भी होता है, एंड आफ्टर द लेसन भी होता है। इसमें प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर सकते हैं, क्विज, डिबेट, ये सब कुछ भी करा सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो प्रीवियस नॉलेज तो ये सब प्री टेस्ट में, क्विज, डिबेट ये पोस्ट टेस्ट में माना जाता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, इसको सुमेटिव असेसमेंट चेंज भी हो सकता है, कह दिया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को सुमेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट को फॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि कुछ एस्पेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जो एंड भी कर दिए जाते हैं, मीन्स एंड ऑफ द लेसन भी किए जाते हैं, एंड ऑफ द क्लास भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बिफोर द लेसन तो प्रीवियस नॉलेज चेक कर लिया, ठीक है। ड्यूरिंग द लेसन ये बीच बीच में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट है, ड्यूरिंग द लेसन चलता रहता है, बीच बीच में क्वेश्चन पुट कर लिए। कुछ ऐसा होता है, क्विज होते हैं, डिबेट होते हैं, जो आफ्टर द लेसन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ। ओके, तो ऑप्शन सी, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों ही माना जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को। देखो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप खुद समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज ये आज का सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मोटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी, क्या होगा? मेन मोटिव क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, मुख्य बोलते हैं ना, इसके फीचर क्या है, क्या विशेषताएं हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, वो बतानी है। टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों की त्रुटियों को इंगित करना, मीन्स उनके जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स है, वो फाइंड आउट करना। टू डायग्नोज गैप्स इन लर्निंग एंड टेक करेक्टिव मेजर्स, अधिगम में अंतराल का निदान करने और सुधारात्मक उपाय करना। या फिर टू असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, उनको ग्रेड प्रोवाइड करना, ग्रेड दे देना, ये तो सुमेटिव में होता है। या फिर टू प्रमोट स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ये भी सुमेटिव में होता है। तो फॉर्मेटिव में क्या होगा? देखो, एरर्स फाइंड आउट करना ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टेक्स फाइंड आउट करना नहीं होता है ऐसा कुछ भी। मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, डायग्नोस्टिक बताया था ना, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग होता है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट को डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। तो डायग्नोस करना मीन्स क्या होता है, उनके जो गैप्स होते हैं ना, उनको चेक करना, उनके अधिगम में जो भी गैप्स आ रहे हैं, जो डिफिकल्टीज आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको, तो वो सारे डायग्नोस करना, पता लगाना। ओके, और फिर क्या करना है, उनको रेमेडी प्रोवाइड करना, करेक्टिव मेजर्स देना। ओके, तो ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन,
सुमेटिव असेसमेंट इज कंसिडर्ड एज, ये देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुमेटिव असेसमेंट, सीसीई, ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप कोई से भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो ये टॉपिक क्लियर होगा ना, कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका बेस क्लियर होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन में आपको मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। सुमेटिव असेसमेंट क्या होगा? सुमेटिव असेसमेंट मैंने बताया हुआ है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। योगात्मक मूल्यांकन किस प्रकार माना जाता है, मतलब क्या होगा? अधिगम के रूप में मूल्यांकन, एज लर्निंग है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, फॉर लर्निंग तो फॉर्मेटिव होता है, एंड टू लर्निंग जैसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, टू लर्निंग तो होता ही नहीं है। तो कंफ्यूजन किस में होगा? आपको कंफ्यूजन होगा तो असेसमेंट एज लर्निंग में या असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। तो एज मैंने बताया हुआ है, एज होता है सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो कौन सा ऑप्शन रह गया? ऑप्शन डी। ओके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमेशा याद रखो, फॉर्मेटिव फॉर के लिए होता है एंड सुमेटिव ऑफ के लिए होता है। ठीक है। तो देखो सुमेटिव असेसमेंट में ना मेन रोल किसका होता है? मेन रोल होता है टीचर का। ओके। जो कुछ भी लास्ट में जो होता है ना, एंड ऑफ द सेशन जो होता है, जो सारा भी काम होगा वो सारा मेन रोल होगा टीचर का। ओके। योगात्मक मूल्यांकन, इसका दूसरा नाम कह दिया जाता है अधिगम का आकलन। ओके। एंड इसके क्या फीचर्स हैं? ये कार्यकाल स्तर यानी एंड ऑफ द टर्म होगा, सेशन और यूनिट। ओके। ये तब होते हैं ये सारे। टेस्ट आर एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू रिटेन, छात्रों को बनाए रखने की क्षमता का परीक्षण है। ओके। उनकी क्या कुछ भी एबिलिटी है, कितना कुछ उन्हें अचीव किया, वो टाइप कितना कुछ उनको समझ में आया। ओके। इट इज यूजुअली अ ग्रेडेड टेस्ट, इसमें एक टाइप का बोलते हैं ना, क्लासिफाई कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को, कैटेगराइज कर देते हैं ग्रेड देकर। रैंकिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को रैंक दिए जाते हैं कि आप फर्स्ट आए हो, आप सेकंड पोजीशंस दे दी जाती है। ओके। एंड ये क्या कितने 60% वेटेज कैरी करता है फॉर एग्रीगेट। ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When is summative assessment conducted? अभी बताया जस्ट मैंने कि summative assessment कब किया जाता है। summative assessment end of the session, end of the term बोल दो। ओके। देखो इन बिटवीन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो फॉर्मेटिव हो गया। एट द एंड ऑफ द चैप्टर के एंड में, टॉपिक के एंड में होता है असेसमेंट करना, वो हो जाता है फॉर्मेटिव। बिफोर टीचिंग अ न्यू यूनिट, ये एक टाइप का प्रीवियस नॉलेज हो गया, ये भी हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो जो रह गया वो है ऑप्शन सी, एट द एंड ऑफ द टर्म। एट द एंड ऑफ द टर्म हो गया, एट द एंड ऑफ द सेशन हो गया। ओके। ये सब कुछ इसमें समेटिव असेसमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेटिव असेसमेंट इज नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर, समेटिव असेसमेंट में क्या इन ऑप्शन में से यूज नहीं किया जाता वो बताना है आपको। रेमिडिएशन, अवॉर्डिंग ग्रेड्स तो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको प्रमोट भी किया जाता है, ग्रेड्स भी दिए जाते हैं, है ना, कि इस एग्जाम में इस SA1 में SA2 SA3 जो भी होता है उनमें उनको ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी में A1 दे दिया, A2 दे दिया, किसी में A दे दिया, किसी में B दे दिया, ये सब कुछ क्या, ये सब ग्रेड्स होते हैं। एंड कैटेगराइज भी करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ना, वर्गीकरण होता है इनका। तो क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है उपचरण में, मतलब रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जाती। रेमेडी किस में दी जाती है, डायग्नोज एंड रेमेडियल टीचिंग, मैंने अभी बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ओके, तो ऑप्शन ए नॉट पूछा है तो ऑप्शन ए आएगा। इसमें सुमेटिव में ग्रेड दिए जाते हैं, ओके, एंड प्रमोट किया जाता है, नेक्स्ट ग्रेड्स में भी दे दिए जाते हैं, क्लासिफाई भी किया जाता है, वर्गीकरण भी किया जाता है। क्या नहीं किया जाता तो वो होता है रेमेडिएशन, रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जाती। नेक्स्ट, असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स, ये तो वही घुमा के फिर से देखो एज लर्निंग पूछ लिया है तो हमने पढ़ लिया है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है समेटिव असेसमेंट का। तो एज लर्निंग किसका होगा, एज लर्निंग होगा सेल्फ असेसमेंट का।
है ना। एज लर्निंग होता है आत्म मूल्यांकन, मीन्स खुद का असेसमेंट करना, खुद ने कितना अचीव किया। इसमें स्टूडेंट खुद को मॉनिटर करता है, खुद को चेक करेगा कि कितना उसको समझ में आया, कहाँ वो स्टैंड करता है, कितना उसकी समझ बनी है, कितनी उसकी लर्निंग हुई है। तो ऑप्शन सी। ओके, तो देखो अगर फ्रेंड्स आपने असेसमेंट का टॉपिक अभी तक अगर नहीं देखा है ना, सेशन नहीं देखा है, तो प्लीज देख लीजिए। मैंने बहुत ही इजी मेथड में एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो के बारे में ट्रू नहीं है। ओके, आपको वो बताना है, मीन्स कौन सा इसमें से है जो पोर्टफोलियो के संबंध में सही नहीं है। क्या बताएंगे? इन पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स वर्क इज पर्पसफुली सिलेक्टेड टू मैच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स पोर्टफोलियो में छात्रों के काम को शिक्षण उद्देश्यों से मिलान करने हेतु विशिष्ट उद्देश्यपूर्ण रूप से चुना जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, कंटेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स एफर्ट इन प्रोग्रेस टूवर्ड्स एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब उसने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, कितना उसने प्रोग्रेस किया है, वो एक टाइप का मिरर का काम करता है पोर्टफोलियो। वो दर्शाता है कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया, कितने ऑब्जेक्टिव्स उसने अचीव किए हैं, कहाँ उसने कितनी उसने प्रोग्रेस की है। ओके, उद्देश्यों की प्राप्ति और प्रगति की दिशा बताएगा, मतलब वो ओके दर्शाता है। ये तो करेक्ट लग रहा है। देन क्राइटेरिया फॉर जजिंग आइटम्स आर सेट इन एडवांस एंड ऑफन आर शेयर्ड विद स्टूडेंट्स। मतलब जो भी वस्तुओं को पहचानने का मानदंड पहले से निर्धारित हैं, मतलब पहले से ही उन्होंने एडवांस में ही सेट कर रखे हैं, और ये प्राय छात्रों के साथ साझा किया जाता है, मीन्स बच्चों के साथ शेयर भी किया जाता है। तो देखो पोर्टफोलियो जो है ना वो स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। स्टूडेंट ने कितना अचीव किए ऑब्जेक्टिव्स, कितनी प्रोग्रेस की, वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, देन कितने जो भी है उसके शिक्षण उद्देश्य से मिलान कराने हेतु वस्तुनिष्ठ उद्देश्य रूप से चुना जाता है। एंड जो भी उसने जजिंग आइटम्स जो है वो भी सारे सेट इन एडवांस्ड होते हैं और स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए जाते हैं। कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो ये लास्ट ऑप्शन है कि कंटेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट्स टीचर्स एफर्ट इन प्रोग्रेस। मतलब पोर्टफोलियो में ये रिफ्लेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं आता कि टीचर ने कितने एफर्ट्स लगाए। टीचर का कुछ रोल इसमें पोर्टफोलियो में नहीं है। पोर्टफोलियो तो सिर्फ स्टूडेंट्स का ही एफर्ट, स्टूडेंट्स का ही अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कितनी उसने प्रोग्रेस की, वो सब कुछ दर्शाता है। ओके, पोर्टफोलियो जो है कंटेन्स सैंपल्स ऑफ द लर्नर्स वर्क, ओके, and shows growth over time, shows progress and achievements of students। कितना प्रोग्रेस किया, कितना अचीव किया। पोर्टफोलियो में शिक्षार्थी के काम के नमूने होते हैं और समय के साथ विकास को दर्शाता है। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो कितना ग्रो कर रहा है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है पोर्टफोलियो। छात्र की प्रगति और उपलब्धियां दिखाता है। ओके, आई होप कि आप पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाई पोर्टफोलियो एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट टूल इन सीसीई पैटर्न। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पोर्टफोलियो, क्या रोल है इसमें, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सीसीई पैटर्न में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के पैटर्न में पोर्टफोलियो की एक्टिविटी को इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्व क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज कंपल्सरी एक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज टाइम सेविंग, मतलब ये समय की बचत होती है इसमें नहीं। इट इज इजी टू इवेल्युएट, ये बहुत ही आसान तरीका है इवेल्युएट करने का। या फिर लास्ट वन, इट शोज स्किल्स डेवलप्ड इन चाइल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। राइट आंसर यही है कि ये समय की अवधि में बच्चे में विकसित कौशल प्रदर्शित करती है। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है, कितना उसने सीखा है, कितनी उसमें समझ आई है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखाता है पोर्टफोलियो। ओके, नेक्स्ट वन,
विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो पोर्टफोलियो एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कंफ्यूजन भी इन दोनों टॉपिक में ही होता है। ओके तो अभी प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस में मैंने आपको डिस्कस किया, डिटेल में समझा दिया पोर्टफोलियो क्या होता है। अब एनेक्डोटल से रिलेटेड भी कंफ्यूजन हो अगर है तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है। तो देखो फ्रेंड्स, सिंपल एंड आम भाषा में, सिंपल भाषा में मैं बता दूं ना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक छोटे से, जो बोलते हैं ना, ऑब्जर्वेबल इंसिडेंट होता है, जो देखा हुआ है, घटित जो भी इंसिडेंट हुआ है, घटना हुई है, उसकी कहानी दर्शाता है। सिंपल सी भाषा में बता दिया है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी देखा है, ओके, जो भी देखा है, ऑब्जर्व किया है, छोटी सी स्टोरी है, कोई इंसिडेंट हुआ है, वो सब कुछ बताता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ओके मतलब इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड को छोड़ के सब कुछ आ जाता है इसमें। ओके एनेक्डोटल जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है ना, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ एन ऑब्जर्व्ड इंसिडेंट। ठीक है, देखा हुआ है, ठीक है, या फिर ऑब्जर्व किया हुआ कोई इंसिडेंट है, उसकी एक छोटी सी कहानी है। कलेक्शन ऑफ चाइल्ड्स वर्कशीट, ऐसा कुछ नहीं है। वर्कशीट तो एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, वो तो आ ही नहीं सकती है। एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट टू बी शोन टू पेरेंट्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट टू बी शोन टू स्कूल अथॉरिटीज अबाउट चाइल्ड्स प्रोग्रेस, नहीं, ये आगे भी फिर वही आ गया, एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, नहीं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। जो एक्यूरेट है ना, जो एक्चुअल है वो दिखाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो एक्चुअल में हुआ है। ओके कोई इंसिडेंट है, एक्चुअल में हुआ है, वो सब कुछ आ जाता है इसमें। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, बच्चे में कितना विकास हो रहा है वो सब बताएगा। उसमें भावात्मक, ओके, व्यवहार, नैतिक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मीन्स इमोशनल, बिहेवियरल, मॉरल, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना कुछ डेवलपमेंट हुआ, वो सब कुछ बताया जाता है इसमें। ओके आई होप कि आपको समझ में आ गया। पोर्टफोलियो एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके अ टीचर मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस on a day-to-day basis and also keeps the observational narrative records of significant incidents in his life. ओके तो ये क्या, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या होगा। ये एक शिक्षक प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखता है। मीन्स वो डेली कितना कुछ सीख रहा है, क्या कुछ सीखा उसने डेली, हर एक दिन। ओके बच्चे ने क्या कुछ सीखा, उसका सारा कुछ ब्यौरा रख रहा है टीचर। और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। मीन्स उसकी जो लाइफ में जो भी उसने देखे हैं इंसिडेंट, उसके साथ हुए हैं इंसिडेंट, उन सबको भी वो लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, अभी जस्ट बता के हटी हूं, इट्स एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ओके अभी जस्ट बताया मैंने, क्यों, क्योंकि इसमें देखो इंसिडेंट की बात हो रही है, लाइफ में उसके जीवन में क्या इंसिडेंट हुए, घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है और डे टू डे बेसिस पे है। ओके आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड पोर्टफोलियो में कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके नेक्स्ट वन, out of the following which is not the characteristics of informal assessment। देखो फ्रेंड्स एक होता है फॉर्मल असेसमेंट एंड एक होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। ओके
उसको वो भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ क्या होता है फॉर्मल एंड क्या होता है इनफॉर्मल। तो पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अनौपचारिक आकलन की विशेषताओं को नहीं दर्शाता है, नॉट पूछा है। ओके, लुकिंग इन प्यूपिल्स आंसर बुक एज दे आर वर्किंग, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। लिसनिंग टू प्यूपिल्स टॉकिंग टू अदर प्यूपिल एज दे एक्सप्लेन द वर्क और एंगेज इन डिस्कशन, ये भी इनफॉर्मल में आएगा। तो क्या है मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सेज टू टीचर क्वेश्चनिंग, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, ये भी करेक्ट है। अवॉर्डिंग मार्क्स ग्रेड्स आफ्टर इवेल्युएटिंग आंसर बुक, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, नहीं पूछा है। ओके, अब ये जो लास्ट ऑप्शन है ना ये फॉर्मल में आ जाता है और ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो इनफॉर्मल है। इन्होंने पूछा है इनफॉर्मल नहीं है। ओके, तो देखो फॉर्मल में तो सब कुछ है, जैसे ग्रेड प्रोवाइड करना, ठीक है, बच्चों को कैटेगराइज करना, रैंकिंग करना, ये सब कुछ आ जाता है इसमें फॉर्मल में। इनफॉर्मल में क्या है? इनफॉर्मल में तो वही है टीचर पढ़ा रहा है, बीच में क्वेश्चन पुट कर रहा है, मीन्स जिसको जो आ रहा है वो बताओ, ठीक है, अपने थिंकिंग, अपने एक्सपीरियंसेस, ये सब कुछ इनफॉर्मल में डाल देते हैं। इनफॉर्मल असेसमेंट मीन्स इसमें कुछ ग्रेड नहीं प्रोवाइड किए जाते, कोई मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल जस्ट क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, बच्चे आंसर दे रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट। नाउ व्हाट इज असेसमेंट वो बताना है। शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। असेसमेंट क्या होता है? शुड बी ए पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन बी। और भी देख लेते हैं, शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है? शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मूल्यांकन एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट, आपको ये बताना है जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मैंने भी ये टॉपिक टर्म करवाया हुआ है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, तो इसका क्रिटिक्स बताना है आपको। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। ओके, नेक्स्ट वन, दैट लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं, स्टैंडर्डाइज तो बिल्कुल बोलते हैं ना, जो एक्यूरेट है, जो एक्चुअल है, जो वही भाषा देगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होगी जो सबको आसानी से समझ में आ जाए, वैसी भाषा होगी। ओके, देन नेक्स्ट वन, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कर सकता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट लार्ज पॉपुलेशन पे भी एडमिनिस्टर्ड हो सकता है। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी, नहीं। करेक्ट आंसर जो मेन इसका क्रिटिक्स है वो ये है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड, कुछ एस्पेक्ट में ये पक्षपाती माना गया है, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ओके, कुछ एस्पेक्ट्स में ये बायस्ड माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब फॉर लर्निंग कौन सा हुआ? फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड ऑफ लर्निंग सुमेटिव असेसमेंट। ओके, तो आपको ये बताना है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, देख लेते हो ऑप्शन क्या कह रहे हैं। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में हो सकता है। नो लर्निंग
नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, यानी बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। Assess children's performance at periodic interval and certify his or her performance. Monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps. तो देखो करेक्ट आंसर पता है क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ, दोनों का यूज कर सकता है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कब? क्यों? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? नॉट रिलेटेड टू पूछा है। देखो फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार बोला हुआ ये नॉट वाले क्वेश्चंस है ना, होते बहुत ही इजी है, लेकिन हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो आपको नॉट बताना है। इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, ये तो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी करेक्ट है सीसीई के बारे में। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये बता रहे हैं। सीसी इसके लिए तो नहीं है, कभी भी बच्चों को कैटेगराइज मतलब इस तरह से लेबल नहीं कर सकते कि आप स्लो हो, आप बहुत धीमे हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही ज्यादा खराब हो, ऐसा कुछ हम लेबल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ। ये जो ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, ये सब कुछ क्या है? इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, बच्चों की पोजीशन बता रहे हैं। डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड में उनका बता रहे हैं कितना उन्होंने एकेडमिक प्रोग्रेस उनका हुआ है। या फिर स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, मीन्स जो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं, क्या है ये? तो दिस वन इसका आंसर होगा स्कोरिंग प्रोसीजर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है ये। ओके, नेक्स्ट वन, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू। ये जो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स हैं वो टीचर को किस में हेल्प करता है? मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर, मतलब लर्नर का जो जितना भी उनका परफॉर्मेंस लेवल है, कैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, वो सब कुछ एक मेंटेन करके रखता है। या फिर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लास, मीन्स उनकी एबिलिटी ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रुप में बिठा दिया गया है कि आपका ये ग्रुप है, आपका वो ग्रुप है। प्रिपेयरिंग एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, क्या होगा? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किसके लिए सहायता करता है? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, मीन्स इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। ओके, पेडागोजी क्या है? पेडागोजी इज साइंस ऑफ टीचिंग, इसमें टीचर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सके। ओके, नेक्स्ट वन, फेलियर ऑफ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट्स leads us to believe that, मीन्स क्या कह रहे हैं ये कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि क्या बच्चा अगर फेल हो रहा है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास टेस्ट में, तो इससे क्या पता लगेगा, इससे क्या कर सकते हैं हम
Assessment is objective and can be used to clearly identify failures. Means आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या फिर देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसीजर। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ये वाला थोड़ा करेक्ट सही लग रहा है ऑप्शन। सम चिल्ड्रन आर डीम्ड टू फेल irrespective of how hard the system tries। मतलब कुछ ऐसा कह रहा है कि कुछ बच्चे तो अनुत्तीर्ण होना ही है, मीन्स उनको फेल तो होना ही होना है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद सर्टन कैपेबिलिटीज एंड डिफेक्ट्स। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो देखो खुद की फिलॉसफी डाल नहीं सकते इसमें करेक्ट बस यही है कि जब बच्चा फेल होता है ना तो हम बच्चे में कमी नहीं निकालेंगे, हम सिस्टम में कमी निकालेंगे। बच्चा फेल तो सिस्टम फेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कि अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना क्लास टेस्ट में सही से, फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसीजर। इन सब में चेंजेस लाना होगा। ओके पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। ओके तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन। तो देखो फ्रेंड्स आज का क्लास यही था। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, प्लस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी थे कुछ इनमें से। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी सीटेट, यूपीटेट या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा एंड आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आऊँगी। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।